हे गाइस, हमारी लाइफ में रोजाना हमें बहुत से बिजनेस इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जिनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और उनसे हमें अच्छी खासी नॉलेज भी मिलती है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही बिजनेस इंसिडेंट्स लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आपको मजे आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इंसिडेंट जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रेड बुल कंपनी का। एंड आई थिंक रेड बुल के बारे में सबको पता होगा कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। तो अगर कभी आपने रेड बुल की टैगलाइन पर ध्यान दिया हो जो कि है इट गिव्स यू विंग्स, तो इस टैगलाइन के अंदर जो वर्ड है विंग्स, इसमें 3 आई हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आइए उसे जानते हैं। रेड बुल की शुरुआत के 20 साल तक तो सब सही चला, बट फिर एक बंदा आया बेंजामिन नाम का। तो बेंजामिन ने रेड बुल के अगेंस्ट एक केस फाइल किया कि रेड बुल फॉल्स मार्केटिंग कर रही है। उसने कहा कि रेड बुल की टैगलाइन है इट गिव्स यू विंग्स, एंड मुझे 10 साल हो गए रेड बुल पीते हुए, बट ना ही मुझे आज तक कोई विंग्स मिले एंड ना ही कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी। बेंजामिन ने ये केस फाइल किया। एंड गाइस ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो चलो बताता हूँ अब आगे क्या हुआ। बेंजामिन भाई को लग रहा था कि रेड बुल पीने के बाद उनके पास भी लॉर्ड लूसीफर जैसे पंख आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने केस कर दिया। फिर न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने बेंजामिन की बात को समझा और रेड बुल को फॉल्स मार्केटिंग करने के लिए गिल्टी मानकर बोला कि रेड बुल को $13 मिलियन बेंजामिन को पे करने पड़ेंगे। और फिर जाकर ये केस क्लोज हुआ। उसके बाद रेड बुल ने अपनी टैगलाइन में चेंजेस कर दिए, विंग्स में 2 आई और ऐड करके। टेक्निकली विंग्स WIIINGS का डिक्शनरी में कुछ मीनिंग नहीं होता, तो मतलब अब इस पर कोई केस नहीं कर सकता। तो ये थी रेड बुल गिव्स यू विंग्स की कहानी। लेकिन गाइज मैंने इस इंसिडेंट को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखा, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, तो मुझे लगा कि ये थ्योरी मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो अब सोचो कि ये रेड बुल का जो इंसिडेंट था, अगर ये पूरा प्री प्लान्ड हो, मतलब रेड बुल ने ही एक पर्सन को प्रिपेयर किया हो कि भाई तू जा और ऐसे ऐसे हमारे ऊपर केस कर, जो कि बेंजामिन ने किया, और फिर हम वो केस हार जाएंगे और तू एक बड़ा अमाउंट लेकर केस क्लोज कर दियो। तो गाइस सोचो कि अगर ये सब ऐसे ही प्री प्लान्ड होता तो इससे कंपनी का क्या फ़ायदा होता। इससे ये होता कि ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन जाती और लोग इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते और ये बात वर्ल्ड वाइड फैल जाती, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और क्योंकि बेंजामिन रेड बुल से मिला हुआ था, तो जो वो $13 मिलियन उसे मिले वो भी रेड बुल के पास वापस चले गए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंसिडेंट रेड बुल का एक बहुत बड़ा मार्केटिंग स्टंट था, जिसके बाद रेड बुल वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई? अमेजिंग। लेकिन गाइज ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन सोचने लायक है। तो गाइज रेड बुल का केस हम यहीं पर क्लोज करते हैं और वीडियो के दूसरे इंसिडेंट की तरफ नज़र डालते हैं। दूसरा इंसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट सेव्ड एप्पल। हाँ गाइज वही एप्पल जो आज $2 ट्रिलियन की कंपनी है। हो सकता है कि अगर आज से 23 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को नहीं बचाता तो आज हमारे सामने आईफोन और मैकबुक नहीं होते। तो चलो गाइज इस इंसिडेंट पर भी एक नज़र डालते हैं। आज से करीब 23 साल पहले ईयर 1997 में एप्पल सिर्फ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता था, एंड उस टाइम भी एप्पल के प्रोडक्ट के प्राइसेस काफ़ी महंगे हुआ करते थे। लेकिन प्राइस के हिसाब से एप्पल उतनी पॉपुलर नहीं थी, इसीलिए एप्पल लॉस में जाने लगी। फिर 1997 में एप्पल में जब स्टीव जॉब्स वापस आए, तो उस वक्त एप्पल के पास बस इतने ही पैसे थे कि वो 90 दिन तक और सर्वाइव कर सके। एप्पल की वर्थ सिर्फ $3 बिलियन बची थी और पिछले एक साल में एप्पल को $1 बिलियन का लॉस हो चुका था। फिर 6 अगस्त 1997 को स्टीव जॉब्स ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया था। वो अनाउंसमेंट थी कि माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एप्पल की राइवल कंपनी है और उस टाइम पर भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी थी, तो स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अगले 5 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैकिन्टॉश में रिलीज करेगा। लेकिन इसके बदले में एप्पल को अपने मैकिन्टॉश का डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाना पड़ेगा। तो फाइनली ये डील हुई और एप्पल मार्केट में बनी रही। पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने ऐसा क्यों किया? इसके 2 रीजन थे। पहला, उस वक्त बिल गेट्स की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। माना जाता था कि बिल गेट्स अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे उससे सामने वाले को परेशानी ही क्यों ना हो। ये था पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न था कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स को लग रहा था कि बिल गेट्स मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और बिल गेट्स नहीं चाहते थे कि इसकी वजह से उनकी कंपनी को कोई भी परेशानी झेलनी पड़े, तो इसीलिए उन्होंने एप्पल की हेल्प करी। गाइज मेरे हिसाब से ये भी एक काफ़ी अमेजिंग इंसिडेंट था। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एप्पल से स्टीव जॉब्स को बाहर क्यों निकाल दिया गया था। अभी अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पेपैल माफिया की। गाइज अगर आपको पेपैल माफिया के बारे में नहीं पता तो बिलीव मी ये पार्ट आपको बहुत हैरान करने वाला है।
पेपैल कंपनी के बारे में सबको पता होगा। पेपैल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर्स इन द वर्ल्ड, जिसे पीटर थिल, इलॉन मस्क और मैक्स लेविचिन ने 1998 में स्टार्ट किया था। शुरुआत के कुछ सालों में ही पेपैल बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। पेपैल की ग्रोथ देखकर 2002 में ईबे ने पेपैल को एक्वायर कर लिया 1.5 बिलियन डॉलर्स में। लेकिन पेपैल के एम्प्लॉयज ईबे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज ईबे का कल्चर पेपैल से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से एक्विजिशन के 4 साल के अंदर अंदर पेपैल के पहले 50 एम्प्लॉयज में से 12 एम्प्लॉयज ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। इसके बाद इन सब की लाइफ की एक अलग जर्नी शुरू हुई। इनमें से कुछ ने नई कंपनी स्टार्ट की और कुछ दूसरी कंपनीज के साथ जुड़ गए। पेपैल के एम्प्लॉयज जिन कंपनीज के साथ जुड़े या जो कंपनीज उन्होंने शुरू करी, अगर मैं आपको उन कंपनीज के नाम बताऊं तब आपको इनकी असली वैल्यू पता चलेगी। वो कंपनीज है स्पेसएक्स, टेस्ला, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, सिकोया, ओपनएआई, स्लाइड एंड और भी कुछ कंपनीज। अगर हम देखें तो ये सारी कंपनीज अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज में से आती हैं वर्ल्ड वाइड, और इन कंपनीज के कोर मेंबर्स में आपको एक फॉर्मर पेपैल एम्प्लॉय जरूर मिलेगा, और इन फॉर्मर पेपैल एम्प्लॉयज को ही आज पेपैल माफिया के नाम से जाना जाता है। इससे हमें पता चलता है कि पेपैल की कोर टीम कितनी पावरफुल और प्रोफेशनल थी। अमेजिंग। पेपैल माफिया की कहानी यहीं तक थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंसिडेंट की तरफ। इसे सुनने के बाद आपको मोरल्स और एथिक्स की वैल्यू पता चलेगी, और साथ में ये भी पता चलेगा कि हर कंपनी का एम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। ये स्टोरी है व्हाट्सएप की। आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट्सएप के बिना हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी, और ऐसा शायद ही कोई होगा जो व्हाट्सएप ना यूज करता हो। तो इतनी प्रीशियस ऐप होने के बावजूद भी आज व्हाट्सएप फ्री क्यों है? क्या है व्हाट्सएप की कहानी, आइए जानते हैं। व्हाट्सएप की शुरुआत 2009 में हुई ब्रायन एक्टन और जॉन कुएम के द्वारा। व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स व्हाट्सएप को हमेशा एड फ्री रखना चाहते थे और साथ में व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। फिर 5 साल बाद 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर्स में बाय कर लिया। व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने फेसबुक के साथ डील की थी कि फेसबुक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर खास ध्यान देगी और आगे आने वाले 5 सालों तक व्हाट्सएप को एड फ्री भी रखेगी। 2016 में व्हाट्सएप को एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कर दिया गया कि कोई भी थर्ड पर्सन व्हाट्सएप के मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता और कोई भी अथॉरिटी, इवन खुद व्हाट्सएप भी किसी की चैट नहीं देख सकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेसबुक ने व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी को ब्रेक करना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा निकालकर सेल करना भी शुरू कर दिया। व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक ने अपने एड पार्टनर्स को टारगेटेड एड्स के लिए डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, और फिर 2017 में फेसबुक ने डिसाइड किया कि अब व्हाट्सएप पर भी एड्स दिखा करेंगे। व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन इसके बिल्कुल खिलाफ थे। एक्टन ने इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑफर किए, लेकिन फेसबुक को एड्स में ज्यादा रिवेन्यू दिख रहा था, इसीलिए उन्होंने एक्टन के सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। ब्रायन एक्टन ने कहा कि मेरे प्रोडक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो, चाहे उससे हमारा रिवेन्यू दुगना ही क्यों ना हो जाए। और फिर व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने कंपनी को छोड़ दिया। मार्क जकरबर्ग के पास व्हाट्सएप फाउंडर्स के 850 मिलियन डॉलर्स पेंडिंग थे। जब उन्होंने वो पैसे मांगे तो फेसबुक उन्हें मना करने लगा, और फिर व्हाट्सएप फाउंडर्स ने अपने 850 मिलियन डॉलर्स भी छोड़ दिए। ये थी गाइस व्हाट्सएप की स्टोरी। ये व्हाट्सएप के फाउंडर्स के एफर्ट्स थे जो आज हम व्हाट्सएप चला पा रहे हैं, और उन्हीं की वजह से व्हाट्सएप आज भी एड्स फ्री है। हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए जिनका एम पैसे नहीं, यूजर्स का बेस्ट एक्सपीरियंस है। गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि है मैकडोनल्ड्स। मैकडी के रिगार्डिंग एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि बताओ गाइस मैकडोनल्ड्स का बिजनेस क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मोस्टली लोग कहेंगे कि मैकडोनल्ड्स एक फास्ट फूड चेन है, पर गाइस ऐसा नहीं है। मैकडोनल्ड्स एक रियल एस्टेट बिजनेस है। वो अपने आउटलेट को खुद चलाने की बजाय दूसरों को एक्सेस देता है। मैकडोनल्ड्स अपना मेन्यू, ब्रांडिंग एंड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपनी फ्रेंचाइजी देता है। अब इसमें रियल एस्टेट कहाँ से आया? मैं बताता हूँ कैसे। जब भी मैकडोनल्ड्स किसी को अपनी न्यू फ्रेंचाइजी देता है तो जहाँ पर भी उनका नया आउटलेट खुलेगा वो जमीन मैकडोनल्ड्स बाय कर लेता है, और फिर उसी जमीन को नया आउटलेट बनाने के लिए उन्हें रेंट पर देता है। इससे क्या फायदा होता है कि मैकडोनल्ड्स अपनी रॉयल्टी तो लेता है एंड साथ में रेंट भी लेता है, और वो रेंट होता है 10.7% उस रेस्टोरेंट की सेल्स का, एंड 4% होती है रॉयल्टी फीस। एंड गाइस यही बिजनेस मॉडल मैकडोनल्ड्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। ना जाने कितने फूड चेन बिजनेस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स का बिजनेस उसके रेंट एंड रॉयल्टी मॉडल की वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल है कि कोई भी आज तक मैकडोनल्ड्स को पीछे नहीं कर पाया। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बिजनेस इंसिडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए हैं
वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। एंड कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सको। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।